Assalamu alaikum dear viewers. How are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature. Dear viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल दैट इज़ द पर्ल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम द पर्ल नावल की कैरेक्टराइजेशन करेंगे, इसकी समरी करेंगे, इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इस नावल की समरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और इसकी जो है कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें इस नावल की समरी को अंडरस्टैंड करने में कोई जो है डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, हम इजीली हम क्या कर सकते हैं, इस नावल की समरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इस नावल को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस नावल की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे और फिर हम समरी की तरफ जाएंगे। तो ये नावल जो है ये जॉन स्टेनबेक ने लिखा है और इससे 1947 में पब्लिश किया गया है। ठीक है, और ये नावल जो है ये एक नौजवान गरीब मोती गोताखोर के मुतल्लिक है। ठीक है, कि जो एक बहुत ही नायाब और कीमती मोती को क्या करता है, दरियाफ्त करता है और लास्ट में क्या होता है, वही मोती जो होती है इसकी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इस नावल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं कैरेक्टराइजेशंस की तरफ कि इसमें करैक्टर्स कौन से हैं। अगर हमें इनकी करैक्टर्स की समझ आ जाती है तो हम इजीली इसकी समरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमें इसकी समरी की समझ आ जाती है तो हम इजीली इसकी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें क्रिटिकल एनालिसिस की समझ आ जाती है तो हम इजीली इसके थीम्स को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है जो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ वो है कीनू। कीनू कौन होता है, एक नौजवान गरीब मोती गोताखोर। ठीक है, जो एक नायाब और एक कीमती मोती को क्या करता है, दरियाफ्त करता है। सेकंड कैरेक्टर जो है वो है जोआना। जोआना कौन होती है, ये कीनू की क्या है, एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली और माविन बीवी है जो इसकी और इसके बेटे कोयटीटो की देखभाल करती है। थर्ड नंबर जो कैरेक्टर है इस नावल में वो है कोयटीटो। ठीक है, कोयटीटो कीनू और जोआना का बेटा होता है, एक छोटा बच्चा बेटा होता है जिसे नावल के आगाज़ में बिच्छू ने डंक मारा है और मोती की तलाश में इनकी जो जस्तजू को मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर नंबर जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर। डॉक्टर एक ऐसे किरदार का मालिक होता है, एक लालची और ख़ुदगरज़ किरदार जो कोयटीटो के बिच्छू के डंक का इलाज करने से इनकार करता है। क्यों ना, कीनू इसे अदायगी नहीं कर सकता, इसकी फ़ीस अदा नहीं कर सकता क्योंकि कीनू बहुत ज़्यादा गरीब होता है। बाद में वो कीनू की कीमती मोती में दिलचस्पी ले लेता है। ठीक है, जब कीनू एक कीमती मोती को क्या करता है, डिस्कवर करता है, तब डॉक्टर जो होता है वो ख़ुद कीनू के घर चला जाता है और कोयटीटो का इलाज का बोलता है। 5 नंबर जो कैरेक्टर है वो है फादरी प्रीस्ट का। ठीक है, एक मजहबी शख्सियत जो कीनू को मोती छोड़ने पर राज़ी करने की कोशिश करते हैं और इसे झूठी उम्मीद पेश करते हैं। ठीक है, 6 नंबर जो कैरेक्टर है वो है मोतियों के ख़रीदार, बायर, पर्ल्स बायर जो होते हैं। ठीक है, ख़रीदार, मोतियों के ख़रीदार, ये बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और जोड़ तोड़ के कारोबार करने वाले। ठीक है, जो कीनू को इसके मोती की कीमत से महरूम करने की कोशिश करते हैं। मतलब जब कीनू अपने पर्ल को, अपने मोती को जब मार्केट ले जाता है बेचने के लिए, तो ये ख़रीदार क्या करते हैं, उसकी मोती के एक्चुअल कीमत से बहुत ज़्यादा कम क्या करते हैं, इसकी कीमत लगाते हैं। 7 नंबर जो कैरेक्टर है इस नावल में वो है जॉन थॉमस। ये क्या है, ये कीनू का बड़ा भाई होता है। ठीक है, कि जो मोती बेचने में इसकी मदद करने की कोशिश करता है और इसे मशवरा देता है कि जब इसके दुश्मनों का ताक़ुब किया जाए तो वो भाग जाए।
8 نمبر جو کیریکٹر ہے وہ ہے اپولونیا۔ اپولونیا جو جان ٹامس کی بیوی جو اپنے سفر کے دوران جوانا اور کوئٹیٹو کی دیکھ بھال کرتی ہے، ٹھیک ہے، اپولونیا جان ٹامس کی بیوی ہے۔ اچھا، اب لاسٹ میں موتی جو ہے بیسیکلی یہ اگر ہم بات کریں یہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے، یہ پل کس چیز کا جو ہے سمبلزم ہے، تو یہ امید، دولت اور موقع کی علامت ہے جو بالآخر کینو اور اس کے خاندان کے لیے المیہ اور تباہی لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی موتی جو ہوتی ہے یہ پوری اس چیز کو کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو سمبلائز کرتا ہے، امید کو، دولت کو، ٹھیک ہے، خوشی کو، پروسپیرٹی کو، لیکن لاسٹ میں کیا ہوتا ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور لاسٹ میں یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک المیہ اور بہت بڑا ایک تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ موتی۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھے کریکٹرز ان اس ناول میں، ٹھیک ہے، اس کے متعلق ہم نے بات کی۔ اب ہم جائیں گے اس ناول کے سمری کی طرف، ٹھیک ہے، اس کو اب ہم سمرائز کریں گے۔ ڈیئر ویورز، اب ہم اس ناول کو سمرائز کریں گے، اس کی سمری کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کینو ایک نوجوان مقامی میکسیکن آدمی ہوتا ہے، ایک صبح پرش ہاؤس میں جاگتا ہے، ایک جھونپڑی میں جاگتا ہے جہاں وہ اپنی بیوی جوانا اور ان کے نوزائیدہ بچے کوئٹیٹو کے ساتھ رہتا ہے۔ اچانک ایک بچھو نے کوئٹیٹو کو ڈنک مارا۔ کینو اور جوانا قریبی شہر لا پاز میں ڈاکٹر سے کوئٹیٹو کا علاج کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے کیوں نہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تجارت کے ذریعے موتیوں کا غوطہ خور کینو ڈاکٹر کو ادائیگی کے لیے موتی تلاش کرنے کی امید میں کام پر جاتا ہے۔ اسے جلد ہی ایک بہت بڑا کامل موتی مل جاتا ہے، اس دولت کے ساتھ جو اسے موتی سے حاصل کرنے کی امید ہے۔ کینو کپڑے، اوزار اور ہتھیار خریدنے کے ساتھ ساتھ کوئٹیٹو کو اسکول بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ موتی کے بعد کینو کے مائنڈز میں یہ خیالات آتے ہیں۔ جیسے ہی موتی کی خبر پھیلتی ہے، قصبے کے پجاری اور ڈاکٹرز اور منافع کی امید میں کینو اور اس کے خاندان سے ملنے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر زہر دیتا ہے اور پھر کوئٹیٹو کا علاج کرتا ہے تاکہ ایسا نظر آئے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر کیا کرتا ہے، جب یہ جاتا ہے تو وہاں کوئٹیٹو کو زہر دیتا ہے، پھر اس کا علاج کرتا ہے تاکہ ایسا نظر آئے جیسے اس نے اسے بچایا ہو۔ کینو موتی بیچنے کے بعد ڈاکٹر کو ادائیگی کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ رات کے وقت کوئی موتی چرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کینو گھسنے والے کو بھگا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کینو کے گھر آئے ہوتے ہیں چور، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کینو کی جو ہے اس موتی کو چرایا جائے۔ وہ بہت زیادہ قیمتی پرل ہوتا ہے، لیکن وہ کینو ان لوگوں کو بھگا دیتا ہے۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے، کینو غیر معمولی موتی بیچنے کے لیے موتیوں کے ڈیلروں کے پاس جاتا ہے۔ ڈیلرز جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ڈرامہ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ایک کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سارے ڈیلرز جو ہوتے ہیں یہ ایک ہوتے ہیں، لیکن کینو کے سامنے یہ سارا ڈرامہ کرتے ہیں کہ کینو کی موتی کو جو ہے اس کی ایکچول قیمت سے بہت زیادہ کم قیمت میں خریدا جائے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ موتی کی قیمت بہت کم ہے اور وہ کم قیمت پیش کرتے ہیں۔ ناراض ہو کر کینو موتی کو دارالحکومت لے جانے اور اسے خود بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس رات کیا ہوتا ہے، کینو پر ایک اور حملے کے بعد جوانا اس سے موتی
इस मोती से छुटकारा हासिल करने की इल्तिजा करती है। ठीक है, जब दूसरा अटैक इन पर होता है इस मोती को चुराने के लिए, ठीक है, तो इसकी बीवी जो होती है जोआना, वो कहती है अपने शोहर को, कीनू को, कि इस मोती से छुटकारा हासिल कर लें। ये क्या है, ये इवल है, ये हमारी जो है एक मतलब ये बुराई का क्या है, एक ज़रिया है, और ये हमें क्या करेगी, ये मोती हमें तबाह करेगी, हमें बर्बाद करेगी। ठीक है, तो इसलिए आप इस मोती से छुटकारा हासिल करें। वो इनकार करता है, कीनू क्या करता है, इनकार करता है। जब कीनू सो जाता है, जोआना मोती को लेकर इसे वापस समंदर में फेंकने का इरादा रखती है। ठीक है, इसकी बीवी इस मोती को क्या करती है, जब कीनू सो जाता है तो इस मोती को समंदर में फेंकने जाती है। लेकिन क्या होता है, कीनू साहिल पर इसके पास पहुंच जाता है। अचानक वो उड़ता है और अपनी बीवी के पास पहुंच जाता है और पुरतशद्दुद तरीके से मोती को पकड़ लेता है। ये जोआना को मारता भी है और इससे मोती छीन लेता है अपनी बीवी से, जिससे जोआना ज़ख्मी हो जाती है। कीनू जैसे ही घर लौटता है, नामालूम हमलावर ने दोबारा इस पर हमला किया और वो इनमें से एक को मारता है। ठीक है, जब दोबारा हमला होता है, वापस ये आते हैं, तो वो इन चोरों में से एक को मारता है और मोती लड़क जाती है। जोआना मोती को जो मोती लड़क जाती है, तो जैसे वो अपने पास रखने का फैसला करती है। ठीक है, मतलब ये मोती जब लड़क जाती है तो जोआना मोती को बाज़ियाफ़त करती है, जिसे वो अब अपने पास रखने का फैसला करती है। ठीक है, मतलब वो मोती को अब अपने पास रखती है। ठीक है, पहले तो वो मोती से बहुत ज़्यादा वो थे ना, कि जोआना जो थी वो एक इसकी एक वॉइस बीबी थी, वो बहुत अक्लमंद थी। उसे पता था कि ये मोती क्या है, ये हमारे लिए क्या है, इविल है, ये हमारे लिए तबाही है, बर्बादी है। लेकिन बाद में वो इस मोती को अपने पास रखती है। ठीक है, ये समझते हुए कि इनकी पुरानी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जब दूसरा हमलावर ने इनका घर जला दिया तो वो कोयटीटो को बचाने का भी इंतज़ाम करती है। कीनू, जोआना और कोयटीटो ने कीनू के बड़े भाई जॉन थॉमस और इसकी बीवी अपोलोनिया के घर का अहाता किया है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वहाँ चले जाते हैं। कीनू जो होते हैं, कीनू और इसकी बीवी और इसका जो बच्चा होता है कोयटीटो, वो इसके भाई के घर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो चोर होते हैं उन्होंने इनको एक घर को भी जला दिया होता है। ठीक है, तो वो फिर जो होते हैं अपने भाई के घर का रुख करते हैं और वहाँ चले जाते हैं। अब जॉन थॉमस कीनू की हौसला अफजाई करता है कि वो मोती से छुटकारा हासिल कर ले, लेकिन कीनू फिर इनकार कर देता है। लेकिन कीनू फिर भी नहीं मानता। इसके भाई ने भी इससे कहा कि आप इस मोती से छुटकारा हासिल कर ले, लेकिन कीनू नहीं मानता। ठीक है, अगली रात क्या होता है, कीनू, जोआना और कोयटीटो शुमाल की तरफ सड़क पर निकलते हैं। ठीक है, उस तरफ ये क्या होते हैं, रवाना होते हैं। कोशिश कर मतलब वो रवाना होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई पटरी ना छोड़े, मतलब कि इसका रास्ता क्या हो, रास्ता ना भटके। ताहम अगले दिन वो 3 आदमियों को दूर से इनका सुराग लगाते हैं, मतलब देखते हैं कि वो 3 आदमियों को इनकी नज़र जो है वो 3 आदमियों पर पड़ती है जो इनका पीछा करते हैं। ठीक है, कीनू और इसका ख़ानदान जो होता है वो सड़क छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। कीनू, जोआना और कोयटीटो को एक गार में छुपाता है और रात को मर्दों पर हमला करने का इरादा रखता है। ठीक है, कीनू क्या करता है, अपने बीवी को, अपने बच्चे को एक गार में छुपा लेता है, क्योंकि ये सड़क को छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर उस बच्चे को छुपाते हैं, अपनी बीवी और उस बच्चे को। ठीक है, और ये जो इनके जो पीछा करते हैं ये डाकू जो होते हैं, ठीक है, तो ये नीचे बैठे होते हैं और कीनू ये सोचता है कि मैं इस पर हमला करूं और इनको ख़त्म कर दूं। तो वो क्या करता है,
رات کو مردوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی ٹیٹو روتا ہے تو ٹریکرز سوچتے ہیں، یہ ٹریکرز جو ہوتے ہیں جو ان کا پیچھا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ مطلب کہاں سے آ رہی ہے، اور وہ غار کی طرف گولی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹریکرز کیا کرتے ہیں، یہ گولی غار کی طرف چلاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آواز کیا ہے، غار کی طرف سے آ رہی ہے، جس سے کوئی ٹیٹو ہلاک ہو جاتا ہے. اس کا بچہ جو ہوتا ہے کوئی ٹیٹو وہ مر جاتا ہے، اسے گولی لگ جاتی ہے. اس وقت کینو حملہ آوروں کو مار ڈالتا ہے، اور پھر کینو کیا کرتا ہے، اس ٹریکرز کو کیا کرتا ہے، ان کو مار دیتا ہے. اور اگلے دن وہ اور جوانا گھر واپس آتے ہیں اور موتی کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلے دن کیا ہوتا ہے، جوانا جو ہوتی ہے وہ اور کینو واپس آ جاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے موتی کو دوبارہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں. اچھا، تو ڈیئر ویورس یہ تھی اس کی سمری. اور یہ ناول ایک انٹرسٹنگ ناول ہے جو بقا، دولت اور خوشی کے لیے انسانی جد و جہد کو اجاگر کرتا ہے. اگر ہم بات کریں تو یہ ایک مصنف کی حیثیت سے جان اسٹنبیگ کی مہارت اور انسانی حالات کی ایک پرجوش کہانی کے ساتھ اپنے ریڈرز کو منہ لینے کی صلاحیت کا ثبوت ہے. تو میری اس ناول کی سمری کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ، اور میں آپ سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ اس ناول کو اس کے تھیمز اور اس کے عالمگیر مطابقت کی گہرائی سے سمجھنے کے لیے پڑھیے. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اس ناول کو اچھی طرح آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.